हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फोर्थ सेम केमिस्ट्री में जो मोलेकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का अब रोटेशनल स्पेक्ट्रा। और इसके पहले फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी सारी बातें हम लोग कर चुके थे, बेसिक बातें और जो भी टॉपिक्स थे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा। और रोटेशनल स्पेक्ट्रा डिस्कस करने से पहले एक बात और डिस्कस करेंगे बच्चों, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ये टॉपिक हम लोगों का मिस हो रहा था, तो पहले हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा टाइप्स ऑफ मोलिकुलर स्पेक्ट्रा, तो एक बार क्विक रिवाइज कर दें। ठीक है, इन स्पेक्ट्रा के बारे में आप लोगों के लिए बार ऑप्लियर अप्रॉक्सीमेशन जो कंसेप्ट है उसको आपको जानना पड़ेगा। प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। बार ऑप्लियर अप्रॉक्सीमेशन जो कंसेप्ट था बच्चों, उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कि जैसे भी कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी जो टोटल एनर्जी होती है दैट मीन्स ई टोटल बच्चों, ये कुछ मोशन की वजह से होती है। कौन कौन से मोशन, एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको ई ट्रांसलेशनल एनर्जी कहा जाता है। यानी ये ई टोटल है, ई ट्रांसलेशनल प्लस ई वाइब्रेशनल और ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई इलेक्ट्रॉनिक। ये ध्यान देना बच्चों, क्योंकि विदाउट ये बार ऑप्लियर अप्रॉक्सीमेशन आगे आपको कंसेप्ट नहीं आएगा। मरियम, गुड मॉर्निंग बेटा। श्वेता, बेटा स्पेक्ट्रोस्कोपी में अब आगे जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे ना उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है जो बेस बन जाता है बच्चों। बॉर्न ओपनियर अप्रॉक्सीमेशन में बोला गया कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो टोटल एनर्जी होती है, एक होती है ट्रांसलेशनल एनर्जी, एक होती है रोटेशनल एनर्जी, एक होती है वाइब्रेशनल और एक होती है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। ठीक है, अब ध्यान से समझना। ट्रांसलेशनल एनर्जी जो है ये ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से होती है, ये रोटेशनल मोशन की वजह से, वाइब्रेशनल मोशन की वजह से वाइब्रेशनल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है। बच्चों इसमें ई ट्रांसलेशनल जो है ये क्वांटाइज नहीं होती, ये प्योर काइनेटिक एनर्जी होती है। मतलब क्वांटाइज ना होने का मतलब E इज इक्वल टू एच न्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। समझ में आया, ये टोटल क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो हमें अगर स्पेक्ट्रा पे जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो इस ट्रांसलेशनल का यूज हम लोग नहीं किया करते हैं। हाँ, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक ये तीनों की तीनों क्वांटाइज होती है। इसी वजह से जब हम लोग स्पेक्ट्रा लेते हैं तो इन्हीं एनर्जी का यूज किया करते हैं। ये चीजें समझ में आ गई। अच्छा, बार्न ओपनियर अप्रोक्सीमेशन में उन्होंने ऐसा बोला था कि जब ये एनर्जी का जो रिलेशन उन्होंने बताया, एक अप्रोक्सीमेट रिलेशन, तो वो ये आया कि ये जो एनर्जी में अप्रोक्सीमेशन का मतलब अब लगा दिया डेल्टा, क्या ई एनर्जी किसका, इलेक्ट्रॉनिक का। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है बच्चों, इसमें अप्रोक्सीमेशन ये अप्रॉक्स जो वाइब्रेशनल एनर्जी में जो चेंज होता है ये इसके 10⁻³ टाइम्स ये रिलेशन आया। और वाइब्रेशनल और रोटेशनल में आया बच्चों ई रोटेशनल, यहां लिख दे डेल्टा ई रोटेशनल इंटू 10⁻⁶। यही है बार ऑप्लियर अप्रोक्सीमेशन। बच्चों मतलब कहने का है कि अगर कोई मॉलिक्यूल को आप थोड़ा सा एनर्जी दोगे तो पहले वो रोटेट करेगा, एनर्जी आप और बढ़ा दिए तो वाइब्रेट करेगा, और एनर्जी इंक्रीज कर देंगे तो इलेक्ट्रॉनिक अब एक वन सेल से दूसरे सेल में जाना स्टार्ट कर देता है। ये चीजें होती है, समझ में आया। इसका मतलब ये निकला कि अगर मॉलिक्यूल एक बार वाइब्रेट कर रहा है तो कितने टाइम्स रोटेट करेगा, इनमें डिफरेंस कितने का है, 10⁻³ इसका मतलब अगर कोई ये मॉलिक्यूल है एक बार ये वाइब्रेशन किया तो 10⁻³ टाइम इतने ही टाइम में उसका रोटेशन होगा। ये चीज आप लोग याद रखना, बड़ा इंटरेस्टेड है। अच्छा, अब इसमें क्या है, अब ध्यान से समझना। तो ट्रांसलेशनल को तो हटा ही दिया, अब जो रोटेशनल है, वाइब्रेशनल है और इलेक्ट्रॉनिक है, अब इनमें क्या है,
आप लोगों को प्रीवियस में ही हम कुछ रे पढ़ाए थे बच्चों, कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, ठीक है, यूवी रे, विजुअल रे, इंफ्रा रे, माइक्रोवेव और एक था ना रेडियो वेव, पढ़ाया गया था इतना वेव। तो इसमें आपको बताया गया होगा बच्चों, कॉस्मिक रे की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और रेडियो वेव की एनर्जी बहुत कम होती है, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना आप लोग, कुछ चीजें यहां से समझा देना चाहेंगे कि अब यहां से ये जो एनर्जी डायग्राम है ना, देखो ये फर्स्ट एनर्जी लेवल और ये मान लो सेकेंड एनर्जी लेवल है। तो अगर सपोज दैट इलेक्ट्रॉन जब यहां से बच्चों यहां जा रहा है, तो अब यहाँ ट्रांजिशन कैसा हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इस ट्रांजिशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, यानी एक सेल से दूसरे सेल में गया। मतलब आपको अब एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तभी तो लोअर से हायर में जाएगा। अच्छा, अब अगर देखें बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है जैसे जीरो से फर्स्ट है, अब इसके बीच में, ठीक है, क्या होगा, ये जो लेवल है वाइब्रेशनल लेवल है, ये क्या है, वाइब्रेशनल लेवल है। और वाइब्रेशनल के बीच में ये जो लेवल दिख रहा है बच्चों, ये क्या है, रोटेशनल है। तो एनर्जी डायग्राम को एक बार माइंड पे सेट कर लो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, इसके बीच में वाइब्रेशनल और उसके बीच में क्या होगा, रोटेशनल होगा। इसका मतलब ये निकला बच्चों कि जैसे जब अगर हम कुछ एनर्जी पे डिफरेंट करने वाला है, अगर 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी किसी मॉलिक्यूल को प्रोवाइड करते हैं, कितना एनर्जी, सिर्फ 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एनर्जी प्रोवाइड करोगे, तो याद करो ये एनर्जी किस रीजन की है। तो अब अगर आप देखोगे बच्चों, तो जो माइक्रोवेव है ना, जो माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसकी एनर्जी अप्रॉक्स इतनी ही होती है। तो जब अगर ये एनर्जी आपको दिखे 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिखे बच्चों, तो ये एनर्जी जो होती है वो माइक्रोवेव रीजन की ये एनर्जी होती है बच्चों। तो मतलब ये निकला कि जब ये एनर्जी माइक्रोवेव रीजन की है बच्चों, तो यहां से जो आपको स्पेक्ट्रा मिलेगा, उस स्पेक्ट्रा को आप क्या बोलोगे, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा बोलोगे। चीजें समझ में आ रही है बेटा, कमेंट करके श्वेता, मरियम, कमेंट करके इन्फॉर्म करते चलना बेटा, ठीक है। जिस रीजन की एनर्जी से स्पेक्ट्रा मिल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर माइक्रोवेव रीजन से मिल रहा है कहेंगे ये स्पेक्ट्रा माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा है। समझ में आ गया। अच्छा, अब बच्चों इस स्पेक्ट्रा, इस एनर्जी पे ये जो स्पेक्ट्रा मिलता है ना, तो सिर्फ मॉलिक्यूल करते क्या है, सिर्फ रोटेट करते हैं। इतनी एनर्जी पे मॉलिक्यूल क्या करते हैं, सिर्फ रोटेट करते हैं। रोटेट का मतलब जैसे देखो, वो सिर्फ यहां से यहां तक, यहां से यहां, इनका आपस में बस इसी में क्या आएगा, रोटेशन होगा। इस वजह से बच्चों कि यहां जो सिर्फ क्या पॉसिबल होगा, मॉलिक्यूल का रोटेशन पॉसिबल होगा। तो इस स्पेक्ट्रा का नाम रोटेशनल, रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो याद रखना, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, कहीं माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा देगा तो कहीं रोटेशनल देगा। बेटा दोनों एक ही चीज है, रोटेशनल मोशन की वजह से तो इस स्पेक्ट्रा का नाम रोटेशनल स्पेक्ट्रा पड़ गया, और माइक्रोवेव एनर्जी लेवल में पाया जा रहा था, इस वजह से माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा भी कहा गया। ये क्लियर हो गई, अब दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, दूसरा है बच्चों, अब एनर्जी थोड़ा सा इंक्रीज करा दो। जैसे जैसे ही एनर्जी जो 0.005 ही भी था, वो हम बच्चों जब 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अगर किए, अब एनर्जी तो ज्यादा हो गया। तो जब एनर्जी ज्यादा होगा बच्चों, अब यहां से सोचो, मान लो ये मॉलिक्यूल यहां पड़ा हुआ था, यहां मॉलिक्यूल पड़ा हुआ था, अब 0.05 एनर्जी देंगे तो सिर्फ इसी में वो उसका रोटेशन होगा। लेकिन थोड़ा सा एनर्जी बढ़ गया, तो अब ये क्या करेगा बच्चों, अब इससे अब ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। तो अब आपको याद होना चाहिए कि 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ये किस रीजन की एनर्जी है। तो बच्चों ये जो एनर्जी है
वो इंफ्रारे रीजन की होती है। किस रीजन की होती है? इंफ्रारे रीजन की ये एनर्जी होती है। इस वजह से इंफ्रारेड रीजन की जो एनर्जी की वजह से जो स्पेक्ट्रा आपको मिलेगा, तो इसका नाम पड़ा इंफ्रारे, मतलब आई आर स्पेक्ट्रा। क्या नाम पड़ा? आई आर स्पेक्ट्रा। अब बच्चों आई आर स्पेक्ट्रा में, यानी इस एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल पहले क्या करेगा? सबसे पहले तो रोटेशन करेगा, और रोटेशन के बाद अब एनर्जी कुछ ज्यादा है तो वाइब्रेशन भी करेगा। इसका मतलब निकला बच्चों कि यहां से मॉलिक्यूल रोटेशन, पहले तो रोटेशन फिर वाइब्रेशन दोनों करने लगेगा। तो दो टाइप का स्पेक्ट्रा आपको मिलेगा, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। इसी वजह से आई आर को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेशनल, रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। तो अगर आई आर स्पेक्ट्रा आ जाए ना, तो आपके माइंड में सीधा हो, न तो वो प्योर रोटेशनल होगा न प्योर वाइब्रेशनल होगा, उसको हम लोग रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के नाम से जानेंगे। अच्छा, अब एनर्जी को और इंक्रीज कर दिए। जब एनर्जी को इंक्रीज करके बच्चों 5 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर ये एनर्जी आप प्रोवाइड कर दिए, अब ये हायर एनर्जी है बच्चों, तो इस एनर्जी को प्रोवाइड करते ही मॉलिक्यूल क्या करेगा? अब वन एनर्जी लेवल को छोड़ के अब सेकेंड एनर्जी लेवल में जाना स्टार्ट कर देगा, फर्स्ट से सेकेंड में जाने लगेगा। समझ में आया? तो अब यहां आपको क्या दिख रहा है? अब सबसे पहली बात तो ये एनर्जी जो दिख रही है, ये किस एनर्जी, किस रीजन की एनर्जी है? तो बच्चों ये जो एनर्जी आती है, ये यूवी विजुअल रीजन में जो एनर्जी होती है, वो यही एनर्जी होती है, या अप्रॉक्स सिमिलर ही होते हैं। ठीक है, इस वजह से इस स्पेक्ट्रा का नाम पड़ा यूवी विजुअल स्पेक्ट्रा, यानी यहां से जो स्पेक्ट्रा मिलेगा वो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रा मिलेगा बच्चों। चीजें समझ में आ रही है? और यूवी विजुअल स्पेक्ट्रा में अब चीजें क्या क्या होंगी? सबसे पहली बात तो मॉलिक्यूल रोटेट करेगा, यानी रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलेगा। रोटेशन के बाद वाइब्रेशन भी करेगा, तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा मिलेगा। और वाइब्रेशनल के साथ साथ अब एक स्टेट से चेंज करके सेकेंड में हायर में जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा मिलेगा। इसका मतलब निकला बच्चों कि यहां से तीन स्पेक्ट्रा का एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा, रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल प्लस इलेक्ट्रॉनिक। अब कमेंट करके बता दो बेटा, क्या ये चीजें क्लियर हैं? अब अगर इतना कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो चीजें आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, या ऐसा जो आप लोग डायग्राम देखोगे ना, तो आपके माइंड में तुरंत फिगर जो है, इमेज एकदम क्लियर होता चलेगा। जल्दी से कमेंट कर दो बेटा, क्लियर हो गया तो आगे बढ़े। और यही है बच्चों बार ओपनियर अप्रोक्सीमेशन के कंसेप्ट में, रोटेशनल क्या है, वाइब्रेशनल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्या है, ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी बेसिक से डिस्कस कर लिए। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक बात बता दे बच्चों, ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट है, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। कोई भी अगर स्पेक्ट्रा से अगर कंपटीशन में जब आप जाते हो, तो कोई क्वेश्चन अगर सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश हम लोग करते हैं कि एक्चुअल में डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या। तो थियरी है, यहां से आप लोग देख सकते हो, लेकिन इसको हम अपने तरीके से इसका कंसेप्ट हम क्लियर करना चाहेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम का। चलो बच्चों देख लेते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। तो ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअल में ये है क्या? ये आप, तो बच्चों जैसे मान लो आपके पास ये कोई एक प्रॉपर मॉलिक्यूल है, ये कोई एक प्रॉपर मॉलिक्यूल है। ठीक है, अच्छा, अब बच्चों ये जो मॉलिक्यूल है किससे बना होगा? एटम से बना होगा। तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये बहुत छोटे छोटे एटम से बना है। अब अगर किसी मॉलिक्यूल में किसी भी एटम का इस पूरे थ्री डायमेंशनल जो स्पेस है, जो रीजन है, अगर उस पूरे रीजन में मॉलिक्यूल में एटम का एक्चुअल पोजीशन अगर पता करना हो, तो हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम से पता करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा बोल दिए, शार्ट में समझो। जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल है, एटम से बना है,
तो ये जो एटम है बच्चों मॉलिक्यूल के अंदर, अब अगर इस एटम का इस पूरे 3 डायमेंशनल रीजन में अगर एक्चुअल पोजीशन हमें पता करना है कि एक्चुअल में ये कहाँ है, तो हम लोग किस कंसेप्ट का यूज करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, अब एक्चुअल में ये है क्या, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चों कि इन 3 डायमेंशनल स्पेस में किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम के पोजीशन को बताने के लिए कितने कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत पड़ती है, वही जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं उन्हीं को हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। जैसे अगर मान लो, देखो ध्यान से समझना, अगर मान लो कि ये कोई एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में एक एटम है, अगर बच्चों ये एटम जो है एक लीनियरली एक स्ट्रेट लाइन में यहां प्रेजेंट है, लीनियरली है, लीनियर है, तो हम कह दिए कि बताओ जब ये लीनियर है बच्चों, तो इसके पोजीशन को दिखाने के लिए हमें कितने कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत पड़ती है। कोऑर्डिनेट एक्सिस तो हमारे पास एक्स एक्सिस भी होंगे, वाई भी होंगे और जेड भी होंगे। तो कहोगे सर जब ये लीनियर है तो इसके लिए सिर्फ एक एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, या तो एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस या तो जेड एक्सिस। समझ में आया? तो जब मॉलिक्यूल में जो एटम अगर ये लीनियर हम लोग कंसीडर करते हैं तो सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 कंसीडर करते हैं। आ गया समझ में? लेकिन बच्चों अगर यही मान लो मॉलिक्यूल में जो एटम है अगर वो एक्स और वाई प्लेन में है, वो कह दिया कि नहीं अब यहाँ लीनियर ना होके वो यहाँ प्रेजेंट है, तो अब बताओ कितने कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। तो आप कहोगे कि सर जब एक्स वाई प्लेन में है तो हमें 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, एक्स और वाई की। इसका मतलब निकला कि यहां डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 2 होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन बच्चों कि अगर इसी के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दें, यानी 3 डायमेंशनल तीनों एक्सिस ले लें, तब इसके पोजीशन को दिखाने के लिए हमें कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत पड़ेगी, यानी कितने कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। कहोगे सर 3, दैट मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 3। समझ में आ गया? कितने कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत पड़ रही है वही होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। आई होप अब ये इजी वे में क्लियर हो गया होगा। फिर से बता दें, चीजों को लर्न नहीं करना है, थोड़ा भी कंफ्यूजन हो आप लोग कमेंट करके इन्फॉर्म करो, 10 तरीके से एग्जांपल से क्लियर करेंगे, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलो अब इस तरीके से हमें पता चला। अब एक बात बताओ बच्चों कि किसी भी एक किसी मॉलिक्यूल में किसी एक एटम के एक्चुअल पोजीशन को दिखाने के लिए हमें मैक्सिमम कितने एक्सिस की जरूरत पड़ती है। अरे भाई कोई जरूरी नहीं है कि ये लीनियर ही हो, या कोई जरूरी नहीं है कि एक्स वाई प्लेन में ही हो सकता है कि 3D स्पेस में हो। इसका मतलब ये निकला बच्चों कि मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, 3 होगी। कम से कम किसी एक को दिखाने के लिए 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। तो अब यहां से हम मान ले बच्चों, लेट अस कंसीडर अ मॉलिक्यूल हैविंग n एटम। अगर किसी मॉलिक्यूल के पास टोटल n एटम है, 1 2 3 4 5 6 कितना n एटम है, ठीक है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा बच्चों, तो हम यहां से कह सकते हैं टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो बच्चों एक मॉलिक्यूल के लिए 3, सॉरी मॉलिक्यूल बार बार हमसे निकल जा रहा है, एटम आप लोग समझना, एक एटम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है बच्चों, 3 की जरूरत पड़ रही है। तो अगर n एटम हो तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा। अब ये चीज आपको पता हो जाए कि एक एटम के लिए 3 की जरूरत पड़ रही है, तो n एटम रहेगा। लक्ष्मण कुमार गुड आफ्टरनून, बेटा लेट हो गए हो। चलो ध्यान से समझना, एक एटम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत पड़ रही है, तो n एटम है तो 3n हो जाएगा। अच्छा अब यहां से ध्यान से समझना कि ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रही है बच्चों, ये किस वजह से आ रही है। तो ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है वो 3 टाइप के मोशन की वजह से ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है। आप कहोगे सर ये तीनों टाइप के मोशन कौन कौन से हैं, तो देखो
ये जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग 3n कंसीडर किए, ये जो 3 मोशन की वजह से आ रही है, उसमें एक मोशन होता है बच्चों ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल मोशन। एक ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से, एक बच्चों रोटेशनल मोशन की वजह से, और एक वाइब्रेशनल मोशन की वजह से। अब समझ में आया? यानी ये जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रही है ना बच्चों, ये किस वजह से? तो कुछ मोशन की वजह से आ रही है। कौन कौन से मोशन? ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से, रोटेशनल मोशन की वजह से, और वाइब्रेशनल मोशन की वजह से ये टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है। अच्छा, ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट की जाती है बच्चों, उसको हम लोग ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। और रोटेशनल मोशन की वजह से जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, उसको रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलेंगे। और वाइब्रेशनल मोशन की वजह से जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, उसको हम लोग वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। तो अब चलिए, अब हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे कि कैसे हम लोग ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर करेंगे, कैसे रोटेशनल करेंगे, और कैसे वाइब्रेशनल करेंगे। और क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। अब आके बैक देखो तो ये चीजें आपको इजीली क्लियर हो गई होंगी। और जिन बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम होगा, तो यहाँ जो भी अभी आपको बता के आ रहे हैं, वो सारे यहाँ से फार्मूले वगैरह, थियरी वगैरह मेंशन है, और हम यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। अब हम लोग चलिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल हमें पता है कि एक एटम के लिए 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, तो n एटम के लिए 3 है। तो ये टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। बता ही दिए कि भाई ये 3 टाइप के मोशन की वजह से होगी। ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, उसको ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलेंगे। रोटेशनल मोशन की वजह से तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और वाइब्रेशनल मोशन की वजह से जो होगी, उसको वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलेंगे। अब ध्यान से समझना बच्चों, कैलकुलेट करना। देखो, ये जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम की जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है बच्चों, ये फिक्स है। कितनी होगी? 3 होगी। अब आप कहोगे कि सर ये 3 क्यों आया, कहां से आया? तो इसके बारे में समझ लो। तो बच्चों, ये जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, ये किस वजह से होती है? सेंटर मॉलिक्यूल में एटम के सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से होती है। ये यहां देखो लिखे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट की जाती है। कहोगे सर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। तो समझ लो, जैसे मान लो यहां से एक पेन हम ये लिए है ना। अब बच्चों, अगर आप देखोगे कि अगर इस पेन को हम यहाँ पकड़े हैं, यहाँ इस पोजीशन पे, तो क्या इसका बैलेंस देख रहे हैं ना, पूरी तरह बैलेंस बना हुआ है। लेकिन अगर इसी पेन को हम यहाँ पकड़ लिए तब, आप देख सकते हो, या इस पेन को यहाँ पकड़ लिए तब, ये चीजें समझ में आ रही है। तो यानी मतलब ये निकला, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब ये निकला बच्चों कि दोनों साइड मास क्या होते हैं? बैलेंस होते हैं। समझ में आया? तो हम कह रहे हैं कि इस पॉइंट पे पकड़ने से दोनों साइड मास क्या है? इसका बैलेंस है। तो ये क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस पेन का। समझ में आया? अब ध्यान से समझना, थोड़ा सा एक्सिस पे समझा दें कि यहां से आपका कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर रहे, आपको लर्न करना ना पड़े। देखो, ये एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस, और ये आपके पास जेड एक्सिस। अब सोचना बच्चों कि मान लो, अब मान लो, देखो बेटा, कि अगर ये जो पेन है बच्चों, देखो ये पेन है, ये सिर्फ इसी एक्स एक्सिस पे है, इसको हम इस तरफ पकड़े हुए हैं। देखो, इस तरफ पकड़े हुए हैं, बैलेंस बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? अगर यहां पकड़ते तब तो ये झुक जाता। यानी हम कह रहे हैं कि ये लीनियर है। कहाँ है? एक लीनियर है। और तो इस समय सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम यहां से कंसीडर कर लेंगे। तो अगर बच्चों जब ये लीनियर रहेगा, ठीक है, तो कितने कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत पड़ेगी? तो लीनियर के लिए तो सिर्फ एक की ही जरूरत पड़ रही है। लेकिन बच्चों, अगर यही जो पेन है, ये लीनियर ना लेके हम एक्स वाई प्लेन में अब यहां ले लिए, ठीक है, यहां ले लिए, कह दिए। अब बताओ भाई, तो जब प्लेन में आ गया, तो इसको दिखाने के लिए 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। और जब आप 3D स्पेस में ले रहे हैं,
तो 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ गया होगा। इसका मतलब निकला बच्चों, ये चीज फिक्स कर लो, नोट कर लो, क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डिग्री या फ्रीडम। ठीक है। अच्छा, तो अब बच्चों ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो टोटल ट्रांसलेशनल जो डिग्री या फ्रीडम होगा, ये क्या होगा, 3 होगा। ये याद हो जाना चाहिए, क्योंकि 3 एक्सिस की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है। अच्छा, तो एक तो ये फिक्स हो गया। अब चलो एक बात बता दो, जब हमें पता है कि टोटल डिग्री या फ्रीडम हमारे पास 3 है, 3n है। अब 3n जो है ये 3 की वजह से है, एक ट्रांसलेशनल की वजह से, दूसरा रोटेशनल की वजह से, और तीसरा वाइब्रेशनल की वजह से। तीनों के योग के बराबर है ये। जिसमें से आपको पता चल गया कि भाई ट्रांसलेशनल तो हमारे पास 3 फिक्स हो गया, ट्रांसलेशनल क्या हो गया, 3 फिक्स हो गया। तो अब एक बात बता दो, अब रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल क्या होगा। रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल जो होगा वो 3n में से 3 हटा देंगे। ये चीज समझ में आया। तो ये चीज याद कर लेना बेटा, और याद क्या करना, ये तो अपने से बता सकते हो कि टोटल 3n है, उसमें से जब ट्रांसलेशनल 3 हटा दिए वो तो फिक्स है, तो वो क्या आ गया, रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल, 3n माइनस 3 हो गया। लक्ष्मण हिंदी में, बेटा हिंदी में, चलो बेटा ट्राई कर रहे हैं हिंदी में बताने का। चलो, तो यहां से रोटेशनल और वाइब्रेशनल क्या आ जाएगा बच्चों, 3n माइनस 3। अच्छा, अब तो यहां से एक चीज तो ये आप लोग कैलकुलेट कर लिए, इसका 3 होता है। अब यहां से देखना बच्चों, रोटेशनल के केस में अब एक कंडीशन बनेगा कि मॉलिक्यूल जो लिए हो वो डाई एटॉमिक है कि पॉली एटॉमिक है। ठीक है। तो अभी बता रहे हैं, पहले यहां से समझ लो, फिर कंसेप्ट आपको बता दे रहे हैं। यानी रोटेशनल निकालने में हमें 2 प्रॉब्लम आएगी। पहला प्रॉब्लम तो ये आएगा कि मॉलिक्यूल आपका डाई एटॉमिक है कि पॉली एटॉमिक है। और पहले देख लो यहां से बच्चों, नहीं तो फिर कंफ्यूजन आपको स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान से समझना। देखो, रोटेशनल, रोटेशनल, इसमें इस चीज को समझना, मॉलिक्यूल आपका डाई एटॉमिक है या पॉली एटॉमिक है। डाई का मतलब द्विआण्विक है या बहुआण्विक है, 2 से ज्यादा आणविक। ठीक है। अच्छा, बच्चों जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, एग्जांपल ले लो, जैसे आपके पास H2O2 N2, आप देख रहे हो ना, ये सारे के सारे कैसे हैं, डाई एटॉमिक है। आ रहा समझ में। अच्छा, अब पॉली एटॉमिक का मतलब क्या होता है बच्चों, जब 2 से ज्यादा, जैसे आपके पास CO2 H2O, देखो ये 2 से क्या है, ज्यादा है, इनको कहेंगे पॉली एटॉमिक। अब इसमें भी फर्क होता है, फिर से सुनो। रोटेशनल में अब हम ये देखते हैं कि मॉलिक्यूल जो लिए हैं वो कैसा लिए हैं, क्या डाई एटॉमिक लिए हैं या पॉली एटॉमिक लिए। डाई एटॉमिक का मतलब जैसे H2 लिए, O2 लिए, N2 लिए, सब ये 2 एटम वाले हैं। पॉली एटॉमिक का मतलब 2 से ज्यादा एटम वाले। अच्छा, अब इसमें क्या होता है बच्चों, समझना ध्यान से। अब ये जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल आप लेते हो ना, अब इनके स्ट्रक्चर 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो वो लीनियर हो सकते हैं, ठीक है, क्या हो सकते हैं, लीनियर हो सकते हैं, या नॉन लीनियर हो सकते हैं। लीनियर का मतलब होता है रेखी, वो रेखीय हो सकते हैं या अरेखीय हो सकते हैं। अच्छा, अब यहां से देखो, जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है बच्चों, ये भी लीनियर भी हो सकते हैं और नॉन लीनियर भी हो सकते हैं। लीनियर भी हो सकते हैं और नॉन लीनियर भी हो सकते हैं। आप कहोगे कि सर हमें लीनियर नॉन लीनियर समझ में नहीं आ रहा है,
डाई और पॉली तो समझ में आ गया, लेकिन ये नहीं आ रहा है लीनियर नॉन लीनियर क्या है। तो एग्जांपल देख लो बच्चों, जैसे इसमें से एक H2 को पकड़ो, जब H2 को पकड़ोगे तो यहां देखो H2 का जब हाइब्रिडाइजेशन पता करोगे, ठीक है, ये चीज स्ट्रक्चर वगैरह जनरली हम लोग हाइब्रिडाइजेशन वगैरह से पता कर लेते हैं। यहाँ तो सिर्फ दो एटम है, ये सारे लीनियरली ही एक रेखा पर ही, देखो जब इसका ओवरलैपिंग कराओगे ना, देखो इसका जब ओवरलैपिंग कराओगे तो एक्सियल ओवरलैपिंग यहां से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे लीनियर होंगे, रेखिक। अच्छा, अब नॉन लीनियर क्या होते हैं, अब इसमें से देख लो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें दिक्कत होता भी नहीं है, इसमें लीनियर ना, इसमें तो नॉन लीनियर नहीं आना चाहिए, ठीक है, इसमें नॉन लीनियर नहीं आएगा बच्चों। जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा ना, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल वो सभी लीनियर ही होंगे, जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे वो सभी लीनियर होंगे। जैसे ये बात करते हैं पॉली एटॉमिक में, पॉली एटॉमिक में दोनों कंडीशन आएगा, लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है। कहेंगे कब लीनियर होगा और कब नॉन लीनियर होगा, तो इसका एग्जांपल हम CO2 का लेते हैं। बच्चों जब CO2 लोगे तो देखो CO2 का ये बनाते हो C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, देखो अब बच्चों इसका कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पता करोगे तो यहां हाइब्रिडाइजेशन आता है sp हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि देखो 1 2 2 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp, और sp में आपको पता है ना कि जो एंगल आप यहां से पता करोगे ना, एंगल जो होगा वो 180 डिग्री का होगा, और हाइब्रिडाइजेशन sp का मतलब होगा लीनियर, sp का मतलब लीनियर। तो देखो ये पॉली एटॉमिक है लेकिन कैसा है बच्चों, लीनियर है। अगर यही देखो H2O में भी 2n1 3 2n1 3 ही है, लेकिन इसका जो H2O का आप लोग शेप बनाते हो वो शेप कैसा होता है, V शेप होता है। कैसा शेप होता है, V शेप, यानी बेंट होता है। समझ में आ रहा है ना। तो देखो और हाइब्रिडाइजेशन में भी फर्क होगा, यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो हमें कहने का मतलब यह है बच्चों कि जब अगर कोई मॉलिक्यूल में डिग्री या फ्रीडम पूछ रहा है तो वो डाई एटॉमिक है पॉली एटॉमिक, पहले ये जज करो। अगर डाई एटॉमिक है तो लीनियर ही होगा, और याद रखना लीनियर के लिए चाहे वो डाई हो चाहे वो पॉली हो, नोट कर लो यहां, अगर कोई मॉलिक्यूल लीनियर है तो इसका रोटेशनल डिग्री या फ्रीडम फिक्स कर लो, दो होगा। लीनियर के लिए रोटेशनल डिग्री या फ्रीडम फिक्स कर लो, 2 ही होगा, चाहे वो डाई एटॉमिक हो चाहे वो पॉली एटॉमिक हो। लीनियर के लिए 2 फिक्स कर लो, क्या फिक्स कर ले, 2 फिक्स कर ले। अच्छा, लेकिन नॉन लीनियर के लिए बच्चों 2 ना होके क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आप लोग नोट कर लो और कमेंट करके जल्दी से आप इन्फॉर्म करो। देखो ट्रांसलेशनल डिग्री या फ्रीडम तो फिक्स कर लिए, 3 होगा उसको हटा दिए, टोटल 3n होता है, तो ट्रांसलेशनल उसमें से 3 हटा दो, 3n-3 खत्म हो गया। बात करते हैं रोटेशनल पे, अगर मॉलिक्यूल लीनियर हुआ तो फिक्स कर लो 2 हो जाएगा, नॉन लीनियर हुआ तो नॉन लीनियर बच्चों हमेशा पॉली एटॉमिक में आएगा, तो नॉन लीनियर रहा दैट मींस पॉली एटॉमिक रहा तो उसमें क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा बस। अब चलो अब हम लोग कंसीडर कैसे करेंगे तो देखो हमारे पास अब रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैलकुलेट करें बच्चों, तो देखो सबसे पहला केस लीनियर के लिए, लीनियर अगर मॉलिक्यूल लीनियर है चाहे वो डाई एटॉमिक हो चाहे पॉली हो, छोड़ो बस लीनियर अगर है तो बच्चों अभी तक हमारे पास क्या आ रहा था, 3n-3 था, देखो टोटल 3n था, इसमें ट्रांसलेशनल 3 हो गया तो बचा कितना, 3n-3। अब 3n-3 में क्या हो जाएंगे, अब इसमें रोटेशनल भी होगा और क्या होगा, वाइब्रेशनल भी होगा, ठीक है। तो लीनियर अभी तक कितना छोड़ो, वो हम लोग वाइब्रेशनल कैलकुलेट कर लेंगे, बस ये आप लोग नोट कर लो। चलो जल्दी से ये आप लोग नोट कर लो, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये निकालना सिखा दे रहे हैं, ट्रांसलेशनल का फिक्स हो गया 3,
रोटेशनल में लीनियर के केस में 2 और नॉन लीनियर के केस में 3। नॉन लीनियर कब आएगा? पॉलीएटॉमिक में आएगा बस। अच्छा, अब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, बच्चों यहां पर भी लीनियर और नॉन लीनियर का केस बनेगा, है ना। अब इसमें देखो होगा कैसे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मान लो आपके पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n था, ठीक। अच्छा, इसमें से 3 हटा दिए, तो ट्रांसलेशनल हटा दिए तो बचा 3n-3। अब ये 3n-3 में आपके पास क्या है बच्चों? रोटेशनल भी है और वाइब्रेशनल भी है। कैलकुलेट करना है आपको वाइब्रेशनल, तो बताओ वाइब्रेशनल के लिए वाइब्रेशनल बराबर क्या आ जाएगा? 3n-3 अब माइनस रोटेशनल, ये आएगा कि नहीं आएगा? कह आएगा। अब सुनो, अब आपको पता है कि जैसे मान लो मॉलिक्यूल अगर लीनियर हो गया, मॉलिक्यूल कैसा है? लीनियर तो कहोगे लीनियर के लिए तो डिग्री, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है, तो वाइब्रेशनल कितना हो जाएगा? 3n-3। जब लीनियर के लिए 2 होता है तो -2, इसका मतलब 3n-5 हो जाएगा। देखो ये हो गया। लेकिन अगर यही कह देता नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, तब क्या कर देते? तब कहेंगे भाई रोटेशनल नॉन मॉलिक्यूल के लिए 3 होगा तो 3n-6। काफी सिंपल है, कुछ नहीं करना है। लक्ष्मण कमेंट करो बेटा, मरियम, लक्ष्मण कमेंट करके इन्फॉर्म करो। और ये निकालना आना चाहिए आप लोगों को, लर्न नहीं करना है ट्राई करो कि निकालना आए, क्योंकि अभी आपको एग्जाम्पल से कुछ एग्जाम्पल दिलवाएंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं कैसे हम लोग कैलकुलेट किया करते हैं, एक बार कमेंट करके जल्दी से बता दो, ठीक है, जल्दी से कमेंट करो तो यहां से कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा जाए। जैसे देखो यहां है टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। अब जैसे मान लो आपसे कह दिया Ne, ठीक है, Ne दे दिया, या आपसे कह दिया He दे दिया ना। अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा, बेटा कह दिया He, चलो हम Ne ले लिए, He ले लिए, कुछ भी ले लो। अब कह दिया कि बताओ इस He के लिए क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। कहेगा He के लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या, तो बता दो आप लोग He के लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा। तो बच्चों He, सबसे पहले आप लोग एक चीज याद करना कि कुछ भी पूछे ना तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम बस याद रखो। कहोगे कि सर अभी आप बता रहे थे कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3n होता है, यहाँ n क्या है? तो देखो एक एटम के लिए 3, तो n एटम के लिए 3n, यानी n क्या है? नंबर ऑफ एटम, है ना। और ये जो 3n होता है ये ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल, ये तीनों का सम होता है 3n। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ ट्रांसलेशनल कितना है, तो बच्चों ट्रांसलेशनल पे आपको समझा के आ रहा है कि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कोई भी कंडीशन हो, कुछ भी हो, 3 फिक्स है। कितना फिक्स है? 3 फिक्स है। तो ट्रांसलेशनल पूछ रहा है ना, तो आप कुछ मत करो, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास क्या आ गया? देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये 1 है, ठीक है, तो 3n, इसका मतलब 3 इंटू 1, टोटल ये 3 ही दे रहा है। अच्छा आप सुनो, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 फिक्स है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3 आ रहा है, और इस पूरे 3 में तीनों के तीनों क्या है? ट्रांसलेशनल ही है। रोटेशनल और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां नहीं होगा। आप कहोगे कि सर समझ में आ नहीं रहा है, तो आप इस तरह समझो। चलो अब आपको जनरल तरीका से बताते। बच्चों जितना नंबर ऑफ एटम रहे, आप एक काम ये करना कि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ भी कहीं भी पूछ रहा है तो बस 3, कुछ बिना सोचे समझे 3 बोल दिया करो। क्या बोल देंगे? कहेंगे सर 3 होगा, वो फिक्स है, ट्रांसलेशनल 3। रोटेशनल में भी 2 और 3 फिक्स है, वाइब्रेशनल में कैलकुलेट करना पड़ता है। जब यहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये अकेला है, आया समझ में?
तो एक के लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी? 3 आ गई। आप कहोगे कि सर हमें ट्रांसलेशनल रोटेशनल कितना होगा? तो कहोगे कि जब टोटल 3n होता है और 3n में एटम n जो है एक है, तो ये 3 × 1 क्या आ गया? 3 हो गया, ये हो गया। अब इस 3 में बच्चों पहले ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल तीनों का सम ये 3 होगा। अब उसमें से ट्रांसलेशनल खुद 3 होती है, तो 3 में 3 किसका हो गया? ट्रांसलेशनल का हो गया। रोटेशनल वाइब्रेशनल बचा ही नहीं, इस वजह से रोटेशनल और वाइब्रेशनल क्या होगा? यहाँ 0 होगा। अच्छा, कहोगे सर HCl के बारे में बताएं, HCl क्या है? तो बच्चों अब यहां से HCl, यहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने दिख रहे हैं? जल्दी से बता दो। HCl में एक H दिख रहा है और एक Cl दिख रहा है, यानी यहां क्या हो गया? देखो 2 हो गया। अच्छा, अब बच्चों बताओ, पूछ दिया टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए? तो कहोगे कि सर क्या मजाक कर रहे हैं, एटम 2 है तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 2 जा 6 नहीं हो गए क्या? एक एटम पे 3, 2 एटम पे 6, 3 एटम पर 9, n एटम पे 3n, यही तो कह रहे हैं। चल तो बताओ, इसके लिए 2 है तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो यहां से कैलकुलेट कर लो, 3n से n2 आ गया, 3 2 जा 6 हो गए। अच्छा, अब इस 6 में ट्रांसलेशनल कितने? कहोगे सर 3 फिक्स है, तो 6 में 3 हो गया ट्रांसलेशनल, बचा कितना? 3 बचा। अब उस 3 में से रोटेशनल भी होगा, वाइब्रेशनल भी होगा। कहोगे सर रोटेशनल कितना? तो रोटेशनल पता करने के लिए आप मॉलिक्यूल को देख लो कैसा है। कहोगे सर ये डाई एटॉमिक है, ठीक है, और डाई एटॉमिक लीनियर ही होगा। तो बताया गया है कि लीनियर के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होती है। तो कहोगे कि 3 बच रहा था जिसमें 2 जो है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। तो चलो देखो, 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल, 3 and 2 5, टोटल कितने थे? 6 थे, 6 में 5 ये दोनों हो गए, तो 1 क्या बचा? वाइब्रेशनल। अच्छा, जैसे मान लो यहाँ CO2 दे दिया, तो CO2 में टोटल एटम कितने हैं? 2 and 1 3, देखो टोटल एटम हो गए 3, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 2 जा, अरे 3 3 जा 9, 9 तो हो गया टोटल। उस 9 में ट्रांसलेशनल फिक्स है 3 होगा, तो 9 में से 3 हटा दो तो बच कितने गए? 6 बच गए, ठीक है। अब इस 6 में रोटेशनल वाइब्रेशनल दोनों होना है, रोटेशनल कितने होंगे? तो अगर ये लीनियर है तो लीनियर के लिए 2 होगा, तो बता दो, देखो 6 में से 2 हटा दो तो बचा कितना? 4 बचा। तो देखो 2 रोटेशनल और 4 क्या हो जाएंगे यहाँ? वाइब्रेशनल। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम इजिली चेक कर लिया करते हैं। अब आप लोग कमेंट करके एक बार बता दो, क्या ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट क्लियर हो गया? आई होप इजी वे में क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप लोग जल्दी से जरूर कमेंट करना, क्योंकि अब इसके बाद हम लोग आगे टॉपिक बढ़ाने वाले हैं और माइक्रोवेव